हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8 के सभी शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 के तहत कुल 12 ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेस उपलब्ध होंगे, जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर केंद्रित है। इनमें से 2 कोर्स प्रत्येक माह उपलब्ध होंगे, जिनमें नामांकन की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 25 तारीख होगी एवं कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि माह की अंतिम तिथि होगी। तो इस फरवरी 2022 माह में 2 कोर्स हैं। पहला कोर्स है बुनियादी संख्यात्मकता, जिसका प्रश्नोत्तरी का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। और दूसरा कोर्स है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। तो आइए इसका प्रश्नोत्तरी हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। इसमें 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक दिन कठिन शब्दों से परिचय कराना, प्रत्येक दिन शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना, दिनचर्या में नियमित अंतर प्रदान करना, और चौथा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। तो हमारा सही विकल्प है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली जगह किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक। दूसरा रूप से शिक्षकों के साथ सामूहिक रूप से। फिर है विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावक के साथ सहयोगात्मक रूप से। और चौथा है स्वतंत्र रूप से। तो इसका सही विकल्प है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक। इसको टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। 4 ऑप्शन है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी, दूसरा है सीखने की क्षमता में कुल कमी, तीसरा है पढ़ने की क्षमता में कुल कमी, चौथा है लिखने की क्षमता में संचयी कमी। तो इसका सही विकल्प है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। इसमें 4 विकल्प हैं। प्रशासनिक कार्य, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, विद्यालय का तकनीकी उन्नयन, स्टाफ का व्यावसायिक विकास। तो इसका सही विकल्प है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। इसको टिक करेंगे और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। खेल परक, सुकरात संवाद, गतिविधि आधारित, खिलौना आधारित। तो इसका सही विकल्प है सुकरात संवाद। उसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व, अनुकूलक नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व। तो हमारा सही विकल्प है अकादमिक नेतृत्व। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प हैं।
विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजनों की झलक मिलनी चाहिए। विजन को एक दिशा में होना चाहिए। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। विजन मूल्य संचालित होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। उसको टिक करके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना, दूसरा बच्चों का प्रभावी संचारक बनना, तीसरा बच्चों का संबद्ध विद्यार्थी बनना और तत्कालिक माहौल से जुड़ना, बच्चों को स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना। तो इसका सही विकल्प है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि पहला विकल्प केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते। तो इसका सही विकल्प है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। इसको टिक करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में खाली जगह। 4 विकल्प हैं, प्रधानाचार्य केंद्र में रहें, शिक्षक केंद्र में रहें, विद्यालय केंद्र में रहे, बच्चे केंद्र में रहें। तो इसका सही विकल्प है बच्चे केंद्र में रहें। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। तो इसका सही विकल्प है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। बच्चों की सीखने की ज़रूरतों, रुचियों और ताकतों के बारे में समझने में अभिभावक की मदद करना, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना, शिक्षकों का अभिभावक के साथ चर्चा करना कि वे घर पर सीखने का माहौल कैसे बना सकते हैं, अभिभावक के साथ उन गतिविधियों की एक सूची साझा करना जो वे सीखने में सहायता के लिए घर पर कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? पहला विकल्प सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना, दूसरा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना, तीसरा विजन एवं पाठचर्या लक्ष्यों को परिभाषित करना, चौथा हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना। तो इसका सही विकल्प है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। इसको टिक करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग। तो इसका सही विकल्प है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत
करनी चाहिए और उसे इन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं। तो इसका सही विकल्प है पहले से ही जानते हैं। उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 से 9 वर्ष होगी आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसमें 4 विकल्प हैं। बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए कहना, मासिक परीक्षण करना, चित्रात्मक जानकारी एकत्र करना, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। तो सही विकल्प है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाने में, शिक्षक प्रबंधन में सहायता। इसका सही विकल्प है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली जगह चाहिए क्या? 4 विकल्प हैं। दाएं हाथ से लिखने के लिए तैयार करना, चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजना, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। तो इसका सही विकल्प है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, बच्चों को अनुशासित करना, अभिभावक को गलत सूचना प्रदान करना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन करना। तो इसका सही विकल्प है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। उसको टिक करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लेन देन परक शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, प्रारंभिक कक्षा के शिक्षण विषयों की समझ, प्रयोगात्मक मॉडल की समझ। तो इसका सही विकल्प है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? नवाचारी नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व। तो इसका सही विकल्प है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अभिभावक से बात न करना, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं है। तो इसका सही विकल्प है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली जगह जा सकता है के भाग के रूप में माना। इसमें पहला विकल्प है प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक संख्या ज्ञान, प्रारंभिक श्रवण, प्रारंभिक मापन। तो इसका सही विकल्प है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है?
पहला विकल्प प्रारंभिक पठन एवं लेखन कौशल, दूसरा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, तीसरा प्रारंभिक बोलने के कौशल, चौथा प्रारंभिक गणितीय कौशल। सही विकल्प है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। इसको टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते। इसमें 4 विकल्प हैं। परिवारों के साथ जानकारी और जिम्मेदारी साझा करके, परिवारों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर, परिवारों के साथ जुड़ाव पर भरोसा करके। तो इसका सही विकल्प है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। तो इसका 4 विकल्प हैं। कूटवाचन, पढ़ने की समझ, धारा प्रवाह पढ़ना, मौखिक भाषा विकास। तो सही विकल्प है धारा प्रवाह पढ़ना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मकता रूप से प्रभाव डालता है। पहला विकल्प नेतृत्वकर्ता के कल्याण पर, बच्चों के सीखने की क्षमता पर, शिक्षक व्यवहार पर, विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण पर। तो इसका सही विकल्प है बच्चों के सीखने की क्षमता पर। उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। इसमें 4 विकल्प हैं। बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर, दूसरा है शिक्षकों को एक सख्त दिनचर्या का पालन करने के लिए कहकर, तीसरा विद्यालय खाते का विवरण साझा करके, चौथा शिक्षकों को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सही विकल्प है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। भरोसा पैदा करना, सत्तावादी होना, बच्चे को केंद्र में रखना, लचीली मानसिकता। तो सही विकल्प है सत्तावादी होना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। इसमें 4 विकल्प हैं। पढ़ने के लिए सीखना से लिखने के लिए पढ़ना में, दूसरा है लिखने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में, तीसरा है लिखने के लिए सीखना से लिखने के लिए पढ़ना में, और चौथा है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। तो इसका सही विकल्प है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। पहला लोगों की नहीं सुनना, दूसरा भरोसा पैदा करना, तीसरा प्रभाव डालना, चौथा कठिन और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना। तो सही विकल्प है लोगों की नहीं सुनना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। संचार करना, पालन पोषण करना, सहभागिता करना, स्वयं सेवा करना। तो इसका सही विकल्प है सहभागिता करना। उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली जगह बच्चों पर लागू होती है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, 5 से 13 वर्ष आयु वर्ग के, 3 से 10 वर्ष आयु वर्ग के। तो इसका सही विकल्प है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक साझी विजन का निर्माण,
शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों को प्रेरित करना। तो सही विकल्प है वित्तीय प्रबंधन, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? भेदभावपूर्ण रवैया, कठोर व्यवहार, सख्त आचरण, सकारात्मक और लचीली मानसिकता। तो इसका सही विकल्प है सकारात्मक और लचीली मानसिकता, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया कर सकती है। 4 विकल्प हैं बच्चों की पढ़ने की आदतों को, शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। तो इसका सही विकल्प है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, उसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना। दूसरा है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। तीसरा है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग। चौथा है बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं। तो इसका सही विकल्प है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो भयमुक्त और आनंदपूर्ण, दूसरा शिक्षक विद्यार्थी, तीसरा भावनात्मक दूरी बनाए रखना, चौथा अनुशासन परक। तो इसका सही विकल्प है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आकलन का आयोजन करना चाहिए। 4 विकल्प हैं उन्हें वर्गीकृत करने के लिए, दूसरा रैंक के अनुसार उन्हें रोक रखने के लिए, तीसरा उनकी ग्रेडिंग के लिए, चौथा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। तो इसका सही विकल्प है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? पहला विकल्प है देर से आने वालों को विद्यालय प्रमुख के कार्यालय में भेजना। दूसरा विकल्प है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरा बच्चों को कुछ न कहना। चौथा आगमन समय के आधार पर अंक पाने और रखने की। तो इसका सही विकल्प है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली जगह के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, तीसरा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, चौथा वैज्ञानिक प्रयोगों। तो इसका सही विकल्प है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। उसको टिक करके हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को पूर्ण कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और प्रश्न मिलता है तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट हमें भेजें, उसका जवाब मैं दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।